हम लोग बात कर रहे थे आपका सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। फिर वो बात चले उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है। क्या आपको मालूम है चोरी बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बच्चे चोरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चोरी के लिए इसेंशियल चीज जो है वो ये दूसरे की संपत्ति को इस तरह ले लेना कि दूसरे की अनुमति उस विषय के प्रति प्राप्त न रहे। बच्चे में अपने पराये का भाव ही नहीं होता। बच्चा ये जानता ही नहीं कि ये अपना है वो पराया है। तो जब उसमें भाव ही नहीं है तो चोरी असंभव है, हो ही नहीं सकती। और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो इसी अवस्था को पहुंचे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि ईश्वर की ही है, इसलिए वे अतिचार के दोषी नहीं हो सकते। वो तुम्हारे घर में भी आ जाए तो भी अतिचार के दोषी नहीं होंगे। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने इस बात को अपनी ढाल नहीं बनाया। अगर तुम उनके घर में चले जाओ तो चूंकि मान्यता उनकी क्या है, सबे भूमि गोपाल की, तो ये मेरा नहीं है। कोई आ गया तो उसका भी है। हम तो सिर्फ यहां रह रहे हैं। ऐसा वो नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में तो इस तर्क के साथ घुसे कि सबे भूमि गोपाल की और अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दें कि ये घर मेरा है। ये बेईमानी है। अगर ये भाव आप में है तो डेफिनेटली आप अतिचारी हो। और अगर ये भाव हट गया तो फिर कोई अतिचार हो ही नहीं सकता। आप कहीं आओ कहीं जाओ। बच्चे की उम्र देखकर ये सुविधाएं थोड़ी दी गई हैं। ये माना गया कि इस उम्र तक अपने पराये का भाव है ही नहीं। वो कोई भी खाने की चीज देखता है वो उसे अपनी ही मानता है और उठाकर खा लेता है। तो चोरी है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है। और अगर यही बात, बिल्कुल ठीक यही बात आप में विकसित हो जाए तो आपकी उम्र कोई हो, आप बच्चे के समान ही निर्दोष है और आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। चीजों का अपने भले के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग, ये गलत बात है। चीजों का सदुपयोग होना चाहिए, चीजों का दुरुपयोग नहीं। हिंदुस्तान जहां ऐसे ऐसे विचार जन्मे हो कि सबे भूमि गोपाल की, इस प्रकार का विचार जन्मा हो, वहां इतना पाखंड, इतना पतन, इतना नीच व्यक्ति दिखाई देता है। तो कारण ही सिर्फ इतना है कि अगर बहुत रिफाइंड जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो ईजाद हो जाए, लेकिन उन्हें जो चलाने वाले, हैंडल करने वाले लोग वो अगर उतने मैच्योर ना हो तो वो अस्त्र शस्त्र उसी सभ्यता और उसी संस्कृति के विनाश का कारण बनेंगे जिस सभ्यता और संस्कृति ने उन्हें पैदा किया। ठीक है ना? वही सभ्यता और संस्कृति नष्ट होगी अगर उन अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने वाले ठीक लोग नहीं हैं। तो हिंदुस्तान ने इतनी ऊंचाई विचार की पकड़ी है कि सबे भूमि गोपाल की, और इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाखंडी आदमी पैदा हुआ क्योंकि जिस आदमी ने यह कहा कि सबे भूमि गोपाल की, वो विचार की जिस ऊंचाई पर था, विचार की उस ऊंचाई पर पहुंचे बिना इस तर्क का अपने लिए उपयोग किया गया, इस तर्क के साथ अपने संसाधनों में बढ़ोतरी और दूसरे के संसाधनों पर कब्जा ये कैसे कर लिया जाए, इसकी बात चली है हिंदुस्तान में। इसलिए हम पतित हो गए, पाखंडी हो गए, हिपोक्रेट हो गए, हम नीच हो गए। और जिन लोगों ने विचार की इस ऊंचाई को नहीं जाना वो हमसे ज्यादा नैतिक हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, और हम सिर्फ नीच हैं, सिर्फ नीच हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात हमने सारी कही इसलिए
कि आपसे एक बात कही गई कि ठंड ज्यादा है, कोहरा है, आपको असुविधा हो तो आप यहां ना आए, तो सब गायब फट से। तुरंत इस बात का ऐसे उपयोग हुआ कि मानो इस बात की अनुमति मिल गई है कि यहां आया ही ना जाए। ये बात उन लोगों को ध्यान में रखकर कही गई थी जो हाईवे से आते हैं, कोहरा होगा, चोट लग सकती है, तो उन्हें ध्यान में रखकर यह बात कही गई थी। जो यहीं इधर कमरा लेकर रह रहे हैं वो भी सब ऑनलाइन आ गए। ठीक है, यही नीचता है, इसी को बदतमीजी कहते हैं, और जो बच्चों में नहीं होती, इसीलिए बच्चे निर्दोष। बताते हैं कि एक बार कबीर ये लोगों को खाना बहुत खिलाते थे। आपके यहां जो इब्राहिम हैं उनके साथ भी ये विशेषता थी कि वो बहुत बहुत मेहमान नवाज आदमी थे। तो कबीर भी बहुत मेहमान नवाज थे, ऐसा बताया जाता है। तो कबीर के घर अब काम तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा, कोई बहुत बड़े आदमी तो थे नहीं, कपड़ा ही बुनते थे, तो कितनों को खिला दोगे, लेकिन सबको अपना बैठल देते थे। तो एक दिन पत्नी ने ये कहा कि भाई कुछ भी नहीं है घर में और तुम मानते ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये बात ही याद नहीं रहती जब कोई आता है कि कुछ है ही नहीं घर में। तो एक दिन उनके लड़के ने कहा कि अब तो बहुत हो गया, क्या आप चोरी करें? तो कबीर ने कहा बड़ा अच्छा विचार है, चोरी कर ली जाए, क्योंकि अगर ईश्वर ने तुम्हारे मन में ये भावना पैदा की है तो डेफिनेटली ठीक ही होगा, चलो चोरी करो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लड़के ने कहा कि तुम भी चलोगे साथ में? उन्हें हम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी करने पहुंच गए, चोरी कर ली। चोरी कर लेने के बाद वो थोड़ा तेजी से कर रहा था, मैं कहा नहीं आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब ठीक से चोरी करो, कोई समस्या नहीं। जब चोरी हो गई फिर कबीर ने कहा कि अब घर वालों को बता दो कि हमने उनके यहां से इतनी चीजें ले ली हैं, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है। तब ये नहीं कर सकते क्योंकि सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ गोपाल का है। तो ठीक है, हमें आवश्यकता थी, इनके पड़ा था, ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर इस भाव के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो चोरी हो ही नहीं सकता, वो कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक होगा सब कुछ। चीजों का अपने हित में उपयोग नहीं करना चाहिए। बातें जिस लिए कही गई उन्हें उसी लिए ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि अपने आराम और सुविधा के लिए उन सारी चीजों का उपयोग कर लिया जाए। सब गायब, टोटल, तुरंत इस बात का उपयोग ऐसे किया गया। कुछ कहने का मन नहीं होता, ये ठीक बात नहीं है। आज आपने यहां की कोई बात नहीं, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखें कि जहां तक हो सके वहां तक सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, साधनों का उपयोग होता है, साधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खैर, हम लोग बात कर रहे थे आपका सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या है। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता इस पर बात कर रहे थे। अनुच्छेद 137 इसी की बात रह गई। इससे पहले अनुच्छेद 142 उसकी पूर्ण न्याय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की, इस पर बात हो रही थी। और आपसे कहा गया था पूर्ण न्याय करने की शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो उचित हो, जो जरूरी हो, ऐसा सब कुछ कर सकता है। और चूंकि उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसलिए उनकी संवैधानिक शक्ति पर कोई रोक नहीं, और कम से कम इंस्टीट्यूट उनकी शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगा सकते। पूर्व में देखा गया कि किसी भी मामले में अगर किसी व्यक्ति को पक्षकार होना चाहिए और उसे उस व्यक्ति को या उसे उस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि सीपीसी कहती है कि किसी भी मामले में पक्षकार कौन होगा, तो उचित और आवश्यक। दो व्यक्ति को छोड़कर तीसरा आदमी पक्षकार हो ही नहीं सकता। लेकिन मामला भले ही सिविल लिटिगेशन हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अमुक व्यक्ति को इसमें पक्षकार होना चाहिए, तो वो उचित पक्षकार हो या आवश्यक पक्षकार
हो या न हो, वो उसे उसमें पक्षकार बना सकते हैं। यही स्थिति क्रिमिनल लिटिगेशन की है। अनुच्छेद 136 इसके अंतर्गत आप पहुंचे, तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत क्या हो सकता है? कोई भी मामला जो हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय ने न्याय निर्णित किया है, उसकी अपील हो सकती है विशेष अनुमति से, और विशेष अनुमति उन्हीं को स्वयं देनी है। वो देंगे तो विशेष अनुमति हो, अपील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अपील तो निर्णय की होगी। अब मान लीजिए क्रिमिनल लिटिगेशन है, लोअर कोर्ट से जमानत खारिज है, हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई। अब इसके बाद जमानत का कोई अधिकार आपके पास है ही नहीं। जमानत का कोई अधिकार नहीं कहने का अर्थ ही है कि अगर आपके पास कोई नया आधार नहीं है तो आपका जमानत का अधिकार उसी आधार पर पुनः मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हां, अगर कोई नया आधार पैदा हुआ है तो जमानत प्रार्थना पत्र आप कितने लगा सकते हैं, इस संबंध में भी कानून में कोई सीमा ये दी नहीं गई है। इसलिए आप 10 लगाइए, 1000 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक बार आपका ग्राउंड नया होना चाहिए। जब तो पहली बार आपने लगाया, आपने ये कहा कि प्रथम दृष्टया देखने से ही हम इस अपराध के दोषी मालूम नहीं होते, इसलिए हमें जमानत मिल जानी चाहिए। इसे गुणदोष पर जमानत का मांगना यह कहा जाता है, मेरिट पर जमानत का मांगना यह कहा जाता है। आपकी बात कोर्ट ने नहीं मानी, उन्होंने प्रथम दृष्टया आपको दोषी माना और अजमानती अपराध की दशा में ये पहली शर्त होगी जमानत मांगने की कि आप ये दर्शित करें कि जिस अपराध में आप जमानत मांगने आए हैं प्रथम दृष्टया ही उसके दोषी दिखाई नहीं देते हैं। प्रथम दृष्टया दोषी होना और प्रथम दृष्टया दोषी न होना, इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपने सामान्य जीवन में किसी भी बात के बारे में कहते हैं कि ऐसा तो देखते ही लगता है, तो जैसा आपको देखते ही लगता है, ये जिसके बारे में आप कहते हो ये तो पहली नजर डालते ही पता लग रहा है कि ऐसा ही है, तो ये जो पहली नजर डालते ही आपको पता लगता है कि ऐसा ही है, इसी को प्रथम दृष्टया साबित होना कहा जाता है। यानी अभियोजन जो साक्ष्य संकलित करके लाया उसे अगर पहली नजर में देखा जाए तो जो ग्लेरिंग मिस्टेक्स, जो कमियां उसमें होनी ही नहीं चाहिए, वो कमियां उसमें मौजूद हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अभियुक्त संबंधित अपराध का दोषी नहीं है। यद्यपि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऊपर जमानत देने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय इन्हें जमानत की शक्तियां सीआरपीसी में जहां दी हैं वह कोई प्रतिबंध नहीं है। सीधे कहा कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी अजमानती अपराध की दशा में जमानत प्रदान कर सकता है। देयर इज नो, ठीक है, वर्ड यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर टू लिमिट द, ठीक है, कैपेसिटी और पावर ऑफ द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उनकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसलिए आप कई बार सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश देखेंगे, वो क्या होता है, वो कहते हैं मामले के गुण दोष पर जाए बिना अमुक मामले में अभियुक्त को जमानत दी जाती है। मामले के गुण दोष पर हम जाएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं कि वो प्रथम दृष्टया दोषी है या प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है। इस ढंग की शक्ति उन्हें है। लेकिन उच्चतम न्यायालय तक अजमानती अपराध की दशा में
जमानत दिए जाने की दशा में कुछ नियम निर्धारित हुए हैं जो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णयों पर आधारित हैं। उनमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति के ऊपर अजमानती अपराध का दोष, ठीक है, आरोप, तो सबसे पहली बार यही देख लेना चाहिए कि उस आरोप को प्रथम दृष्टया साबित किया जा सकता है या नहीं। इतना साक्ष्य होना ही चाहिए कि व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी लगे। तो नो डाउट उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट की शक्ति अप्रतिबंधित है। वो जिस मामले में चाहे विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन जमानत दे दे, लेकिन ऐसा सामान्यतः वे करते नहीं। ठीक है ना। आप जब मांगते हैं बेल तो उन्हीं सिद्धांतों के मुताबिक उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित हुई है। और वे नियम आप देखेंगे जब हम लोग बेल पर पहुंचेंगे तो ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि ये नियम हैं जो यद्यपि सीआरपीसी में नहीं है, जो बीएनएसएस उसमें भी नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित हुए और इन्हीं नियमों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाता है जनरली, सामान्यतः। तो जो पहली बार आप बेल मांगते हो तो आप गुणदोष इस पर बेल मांगते हो और अब निरस्त हो गए, तो अब आप दोबारा गुणदोष पर बेल नहीं मांगोगे। दूसरा कोई कारण हो मांगिए। आप ये कह सकते हैं कि हम इतने दिन से जेल में बंद हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अभी तक चार्जशीट ही सबमिट नहीं की है। हालांकि चार्जशीट सबमिट नहीं की तो डिफॉल्ट बेल है 90 डेज 60 डेज होना ही चाहिए, ठीक है, वो स्थिति है। लेकिन फिर भी चलिए चार्जशीट सबमिट हो गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस, कोई गवाह, कोई साक्ष्य ये प्रस्तुत ही नहीं कर रहा है, ला ही नहीं रहे। ठीक है, आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, आरोप की विरचना हो चुकी है, विचारण चल रहा है, लेकिन ऐसे विचारण का क्या लाभ जो अनंत काल से चल रहा है लेकिन कोई साक्षी आता ही नहीं। तो आखिर अभियुक्त को जेल में क्यों रखा जाए? तो ये एक नया ग्राउंड पैदा हुआ और इस नए ग्राउंड पर आप बेल मांग सकते हैं, यद्यपि गुणदोष पर आपको बेल नहीं मिली। ठीक है ना। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि आपको नए आधार उपलब्ध हो जाएं। लेकिन एक बात खूब समझ लेंगे कि अगर आपको 1000 बार नए आधार उपलब्ध हो जाएं तो आप 1000 बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कारण यह है कि बीएनएसएस या सीआरपीसी इसमें कहीं भी जमानत प्रार्थना पत्रों की संख्या इसको रेगुलराइज नहीं किया गया कि आप कितने लगाएंगे तो जितने चाहे लगाइए, क्योंकि किया वो नहीं जाएगा जो कानून मना करता है, उसके अलावा सब कुछ होगा। अब आपकी बेल एप्लीकेशन उच्च न्यायालय से खारिज हो गए तो नॉर्मली अब आप बेल नहीं मांग सकते। अब आपने इस बेल एप्लीकेशन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल कर दी। दैट कैन बी डन, किया जा सकता है, क्योंकि 136 कहता ही यही है कि कोई निर्णय हो और किसी भी कोर्ट का हो, उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से अपील प्रस्तुत की जा सकती है। आपने कर दी, लेकिन अपील जब सुनी जाएगी तो निर्णय, इसकी शुद्धता, इसका परीक्षण होगा और वो परीक्षण तो एकदम अंत में होगा, वो शुरुआत में थोड़ी होगा। भाई पूरी एसएलपी सुनी जाएगी, दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स आएंगे, इस बीच आप तो जेल में ही रहेंगे। आप कहां रहेंगे? आप तो जेल में ही रहेंगे।
अब एसएलपी वर्कलोड के कारण 1 साल नहीं सुनी गई, तो आपको एसएलपी फाइल करने से क्या लाभ हुआ? अल्टीमेटली 1 साल जेल वहां तो है ही आप। हम ठीक मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट के जज साहब को फांसी कर देंगे, वो मान लिया। सवाल ये, आपको क्या मिला भाई? आपको क्या मिला? दूसरे का क्या हो जाएगा इससे आपकी स्थिति, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आता। आपको तो कुछ मिलना चाहिए था। तो अगर अनुच्छेद 142 की ताकत ना हो तो कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 142 की ताकत है जो क्रिमिनल मैटर्स में वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? 142 क्या कहता है? जब भी वो किसी विषय पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, जो बिगिनिंग वर्ड्स थे अनुच्छेद 142 के, वो क्या थे कि जब भी वे किसी भी मामले में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, और अधिकारिता में हर प्रकार की अधिकारिता उनकी शामिल है, चाहे वो अधिकारिता किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्हें अपील के मामले में दी गई हो, यह स्वयं संविधान ने उनमें वो अधिकारिता निहित की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात कि जब वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, when they are enjoying their jurisdiction, तो वो 142 की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर 142 की शक्ति नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि उच्चतम न्यायालय जमानत नहीं दे सकता, इन नॉर्मल सिचुएशन नहीं दे सकता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वे इतनी महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हैं और उनकी स्थिति को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि जमानत आदि आपके लिए बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको जमानत मिले या न मिले इससे देश की व्यवस्था पर कोई असर नहीं आता। ये एक व्यक्ति से संबंधित मसला है। नो डाउट व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो मत नहीं, लेकिन फिर भी अन्य मामलों की अपेक्षा ये इतना छोटा काम है कि रेगुलरली इसे करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। हां, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत और 136 की सहायता से वो कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। यही स्थिति जो वो ओरिजिनल जुडिक्शन, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच फेडरल करेक्टर को लेकर झगड़े पैदा होंगे, उनकी दशा में भी रहेगी। उदाहरण आपको सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप इस बात को समझ लो। आपके मन में यह बात आ जानी चाहिए कि हर प्रकार की अधिकारिता, जितने प्रकार की अधिकारिताएं उनके पास हैं, उनका उपयोग करते समय किसी भी काम को अगर करने की जरूरत है तो वे वैसा कर सकेंगे। जैसे नॉर्मल नियम यह है कि क्रिमिनल मैटर्स में नीचे से व्यक्ति अगर दोषित हुआ और उसने अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, तो जितना दंड उसे मिला है लोअर कोर्ट में, वो दंड बढ़ाया नहीं जा सकता अपीलेट कोर्ट के द्वारा। अपील है कोर्ट के समक्ष, लेकिन वो स्वयं उस व्यक्ति ने प्रस्तुत की है अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध, तो सिर्फ उतना ही सुना जाएगा कि दोषसिद्धि गलत है या सही है। अगर उसी मामले में सह अभियुक्त दोषमुक्त हुआ और
स्टेट इसने अपील प्रस्तुत नहीं की है उसकी दोष मुक्ति के विरुद्ध, तो भले ही न्यायालय का निष्कर्ष हो कि ये तो दोष मुक्त होने लायक है, लेकिन जो दोष मुक्त हुआ वो दोष सिद्ध होने लायक है, तो भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोष मुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। यही स्थिति दंडादेश के विरुद्ध है। अगर व्यक्ति इसने दंडादेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है तो दंडादेश एप्रोप्रिएट है या नहीं है, सिर्फ इसी बात की जांच होगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दंडादेश या हाई कोर्ट दंडादेश नहीं बढ़ाएगा। इन जनरल स्टेट को दंडादेश में वृद्धि के लिए अपील प्रस्तुत करनी चाहिए, लेकिन यह अल्टीमेट रूल नहीं है। दोनों तरफ शक्तियों का इस्तेमाल होता है। अगर अनुच्छेद 142 की शक्ति इसका उपयोग व्यक्तियों को अनुतोष देने के लिए होगा, तो न्याय अगर ऐसा चाहता होगा तो इसका उपयोग व्यक्तियों के विरुद्ध भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो भी स्टेट इसका भाग है। सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट ही है। स्टेट का एक भाग कार्यपालिका है, स्टेट का एक भाग विधायिका है और स्टेट का एक भाग न्यायपालिका है। वो 1/3 स्टेट ही है। इसलिए ये सवाल नहीं है कि सरकार ऊंची या सुप्रीम कोर्ट बड़ा और छोटा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, वो अपने अपने कामों को करेंगे और न्याय के लिए व्यक्ति को उपस्थित करना यह भी स्टेट का काम है और न्याय करना यह भी स्टेट का काम है। एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता और वो मापदंड स्थापित करना जिसके मुताबिक न्याय किया जाएगा, उसे स्थापित करना भी स्टेट का काम है। पहले ये तीनों काम एक ही व्यक्ति राजा कर देता था, अब 3 इंस्टीट्यूशन बन गए इस काम को करने के लिए। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि किसी की शक्ति बढ़ी या घटी, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार उसका काम है न्याय के लिए उपस्थित करना। अब सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं किया, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति या दंडादेश में वृद्धि, इसके लिए अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, नहीं की। लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसका होगा? वो तो स्टेट का होगा, जिसका सरकार सिर्फ 1/3 भाग है। इसलिए इस मूर्खता की सोच कि अगर इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप बच जाएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। आप ही की अपील सुनेंगे जो आपने अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध प्रस्तुत की है। और अगर लगेगा कि नहीं दंडादेश तो बहुत कम दिया, दोष सिद्धि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी, सिर्फ इसी कारण से आपकी दोष सिद्धि अपात्र कर दी जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी दोष सिद्धि अगर समुचित है तो क्यों हो जाएगा। लेकिन अगर यह पा भी लिया कि दोष सिद्धि एकदम ठीक है और दंडादेश इस दोष सिद्धि की दशा में जो मिलना चाहिए था वो तो दिया ही नहीं, मिलना चाहिए था कम से कम 10 साल का कारावास और दे दिया 2 साल का, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दंड प्रोवाइड थे। तो आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और चीजें उनके दुरुपयोग के लिए नहीं। हमने जैसे अभी कहा ना कि हिंदुस्तान पतित इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा विचार था, उससे बेहतर विचार नहीं हो सकता। इससे बढ़िया क्या विचार हो सकता है कि समय भूमि गोपाल की। अगर ऐसा कोई भाव आपके मन में आता है तो इससे बड़ा विचार ही नहीं हो सकता।
आप पूरी दुनिया को घर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उस पूरी दुनिया में आपका घर शामिल ना हो तो आप पाखंडी हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। अगर सारा समय भूमि गोपाल की है, सब कुछ गोपाल का है, तो आपका घर बच कैसे जाएगा? बचेगा नहीं, तब यह बेईमानी है। इसीलिए विचार की जो उच्चता हिंदुस्तान में आई, वो उच्चता पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, विचार की उस उच्चता के उत्तराधिकारी होने के बाद भी, हम दुनिया में सबसे नीच हैं। हमसे ज्यादा नीच इस भूमंडल पर ढूंढने से कोई नहीं मिलता। उसका कारण ही यही है, अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा का ही विस्तार सब में है, तो अगर आप मरेंगे तो भी हम ही मरेंगे, और हम मरेंगे तो भी आप ही मरोगे। तो फिर सवाल यह है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता, ठीक है, कोई किसी को नहीं मार सकता अगर यह विचार है, ठीक है। लेकिन हम सारी बातों का उपयोग सिर्फ अपने हितों के लिए करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके कारण से दिक्कत पैदा होती है। तो उच्चतम न्यायालय इसके बारे में कॉन्सेप्शन ये है कि हर प्रकार के दुरुपयोग को निवारित करेगा, और इसी के लिए उनमें अनुच्छेद 142 जैसी शक्तियां जनहित की गई। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। जब वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे तो कुछ भी कर देंगे। ये हम लोगों ने देखा था। मामला क्रिमिनल है, मामला सिविल है, कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। और अक्सर जो हमने शासन की पद्धति चुनी, हर चीज के कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। जो लोकतंत्रात्मक शासन की पद्धति हमने चुनी, इसमें सरकार का गठन आपके वोट से होगा, और जब आपके वोट से होगा तो सरकार बनाने के लिए लोग कुछ भी कर देंगे। क्योंकि जब तुम लेखपाल की नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो अगर कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है तो कोई आश्चर्य तो नहीं है। तुम सिपाही बनने के लिए पुलिस के कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी, जो बताओ तो कर दो। आपके अंदर कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, न सेल्फ इंपोज्ड है। जो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई मर्यादा, कोई शक्ति नहीं है, 142 की शक्ति का जो उपयोग करेंगे, लेकिन सेल्फ इंपोज्ड लिमिटेशंस उन्होंने लगाई हैं अपने ऊपर। उन्होंने कहा कि ये न्याय करने के लिए हमें शक्ति दी गई है, इसलिए जब तक इंस्टीट्यूट अन्याय न पैदा कर रहा हो, हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं जाएंगे। इंस्टीट्यूट अन्याय कर रहा हो तभी हम इस शक्ति के उपयोग के बारे में सोचेंगे, अन्यथा नहीं। ये सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे ही व्यक्ति को शक्तियां देना अच्छा लगता है, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन को शक्तियां देना अच्छा लगता है, जो शक्ति पर सेल्फ इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन लगा ले, भले ही आप उस पर कोई प्रतिबंध ये न लगाओ, लेकिन आप तो कुछ भी करने को तैयार है। सिपाही बनने के लिए तो अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो आपसे तो बहुत बड़ा है, आप तो उसकी तुलना में बहुत नीचे हो, इसलिए आपको उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। और इसी कारण से हम उन लोगों के बेहद खिलाफ रहते हैं जो नेताओं को 24 घंटे गालियां देते। तुम क्या हो पहले ये तो बताओ। वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तुम तो पुलिस के होमगार्ड होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तुम तो पीआरडी के जवान होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अपनी हैसियत तो देखो, कहां खड़े हो, ये तो एक बार देखो, ठीक है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन सरकारों ने क्या किया? क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कुछ भी कर देंगे, बिल्कुल अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल अगेंस्ट द कानून। शिक्षा मित्र भर्ती करके रख दिए,
कर दिए भर्ती, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप ऐसे कैसे कर देंगे किसी भी लोक पद पर नियुक्ति? अब उठाया, कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। अब जो आप तो सरकार में करके चले गए, अब जो सरकार में है झेले वो, और आप पीछे से और भड़का रहे हैं कि ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हम होते तो कर देते हैं, कर आप भी नहीं पाते, आप भी नहीं कर पाते। और ऐसे एपिसोड एक नहीं कई बार प्रस्तुत किए गए। एक आध बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए, कई मामले हैं नियम विरुद्ध प्रमोशन दे दिया गया, नियम विरुद्ध। अब आदमी ने प्रमोटेड पोस्ट पर 25 साल काम कर लिया, उसके बाद मामला डिसाइड हुआ, पता लगा बिल्कुल नियम विरुद्ध प्रमोशन दे दिया। अब अगर उसे प्रमोटेड पोस्ट पर दिया गया वेतन वसूले तो घर वाले सड़क पर आ जाएंगे, उन सुविधाओं की कीमत मांगे जो दे दी गई, ठीक है, तो घर वाले सड़क पर हैं। तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, लेकिन जस्टिस विद मर्सी ये भी होना चाहिए, ठीक है, न्याय दया के साथ, ठीक है, न्याय करुणा के साथ ये भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल किया और ये कहा कि ठीक, जितना गलत हो गया, आगे से नहीं होगा। ये सिद्धांत उन्होंने कई बार लागू किया उन मामलों में भी जहां सरकारों ने, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने के लिए तो कोई कुछ भी करने को तैयार है और उनकी गलती नहीं है, आप तो सिपाही बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो उन्होंने क्या किया, भर्ती करके रख दी जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। अब उस भर्ती में हजारों लोग शामिल हैं। तो कई बार कोर्ट ने यह कहा कि चलिए, अब जो हो गया तो हो गया, ठीक है, तरीका गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितने सेलेक्ट हो गए उतने मान लिए हमने, आगे से यह तरीका नहीं चलेगा। अनुच्छेद 142 की ताकत का इस्तेमाल करके ही उन्होंने ये बात कही, इससे और बढ़ावा पाया। वही बात आप लोगों जैसी कि खाली इतना कह दो कि जितने लोग ऑफलाइन आना चाहें वो आए, ठंड ज्यादा है, कोहरा हो रहा है, तो कुछ ऑनलाइन भी आ सकते हैं, तो सब ऑनलाइन आकर बैठ गए, ठीक है, सब गायब ऑफलाइन तुरंत, ठीक है। तो यही स्थिति, दुरुपयोग, चीजों का, सुविधाओं का, चीजों का, सिद्धांतों का, विचारों का, सबका दुरुपयोग, ठीक है। तो यही स्थिति सरकारों की। उन्होंने क्या किया, लगातार नियम विरुद्ध भर्तियां करके रख दी, लगातार शिक्षा मित्रों की लगातार नियम विरुद्ध भर्तियां करके रख दी। शिक्षा मित्रों को जो रेगुलराइज किया था, ठीक है, टीचर के तौर पे, वो गलत था, नहीं हो सकता था कानून के मुताबिक, और नहीं हुआ। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से सब खारिज हो गया। और वो वैसा हुआ क्यों? इसलिए क्योंकि सरकारें ये मानकर चल रही थी कि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अनुच्छेद 142 की ताकत का इस्तेमाल हो ही जाएगा, क्योंकि पहले पूर्व में होता रहा, फिर इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना जरूरी हो गया न्याय करने के लिए। पहले न्याय करने के लिए उन्हें रेगुलराइज करना जरूरी था, अब न्याय करने के लिए, क्योंकि न्याय का अर्थ क्या है, जो होना चाहिए। जब आपने बदतमीजी शुरू कर दी, जब आपने उसको आधार बना लिया, शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया, स्थितियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो फिर उठाकर अनुच्छेद 142 में सब खारिज किया, कुछ नहीं माना, कहा कुछ नहीं, नियम विरुद्ध है, नहीं होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 142 उन्हें यह ताकत देती है कि वे वाकई डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर सामने आए। अब सवाल यह है कि कई बार ऐसा हो सकता है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में ही गलती है, उस जजमेंट में ही गलती है, वही गलत हो गया। उसकी गलती के कई कारण हो सकते हैं। ऐसी कोई गलती है जो देखने मात्र से स्पष्ट हो रही है, आपसे भी होती है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वो टाइप तो कोई और करेगा, जज साहब तो टाइप नहीं करेंगे। अब पढ़ते समय कुछ भी कई बार आपसे गलती हो जाती है, उनसे भी हो सकती, कोई देवता थोड़ा ही है। पढ़ते समय गलती हो गई, ऐसी मिस्टेक छूटी है जो देखो और पता लगती है, ठीक है, मतलब एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो अभिलेख का चेहरा है उसे देखो मात्र और गलती समझ में आ रही कि गलत हो गया है, ऐसी गलती हुई है। वो सिर्फ गलती नहीं है, वो ऐसी गलती है जो देखने मात्र से स्पष्ट हो रही है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उस मामले को निर्णित करने के लिए छूट गई, आर्गुमेंट ही नहीं हुआ, उस पर कोई इशू ही नहीं बना, या कोई कानून था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है उसे हिंदुस्तान भर के सारे कानून पता होंगे ऐसी उपधारणा है, ऐसा माना जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है कि हिंदुस्तान भर के कानून एक व्यक्ति के दिमाग में उस समय हो जिस समय वो किसी मुकदमे को डिसाइड कर रहा है, या ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन माना तो यही जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा था, उस मामले से संबंध रखने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया ही नहीं गया। ये तो वकीलों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कहा यह जाता है बार और बेंच मिलकर डिसाइड करते हैं, तो जिम्मेदारी तो तीनों पक्षों की है, लेकिन ध्यान में नहीं ला पाए, आ भी नहीं पाया, किसी का कोई दोष भी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बाहर के लोग भी सब कुछ ध्यान नहीं रखे हैं, छूट गया, गलती किसी की नहीं है लेकिन छूट गया, अपील है नहीं उसमें, ठीक है ना, अपील नहीं है उसमें, एसएलपी लायक मसला नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कुछ डिसाइड गलत नहीं किया है, ठीक है, केवल एक कानून, बाकी फैक्ट वगैरह पे सब कुछ ठीक है, तो एसएलपी लायक मसला नहीं है। बाकी विधि का कोई ऐसा सारवान प्रश्न जो व्यापक महत्व का हो, ऐसी भी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल हो, ऐसा भी नहीं है। और अनुच्छेद 142 की ताकत का इस्तेमाल तब हो सकता है जब वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो, अधिकारिता का प्रयोग तो कर नहीं रहे, तो जजमेंट को रिव्यू इसे करने की ताकत भी उनमें होनी चाहिए। तो अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की ताकत अनुच्छेद 137 में है। और आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आप जुडिशियल रिव्यू और अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन, इसके बीच कोई अंतर नहीं करते। जुडिशियल रिव्यू अलग बात है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह हुआ कि किसी भी कृत्य पर न्यायपालिका की नजर पड़ना और न्यायपालिका के द्वारा यह देखा जाना कि वो स्थापित मानदंडों के अनुरूप है या नहीं है, इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसलिए जुडिशियल रिव्यू, उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है। आपसे कई बार चर्चा हुई है कि जुडिशियल रिव्यू का जो उद्देश्य होता है वो एग्जीक्यूटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव एक्ट, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसको परीक्षित करना होता है। अर्थात कोई भी कार्यपालिकीय कृत्य है, ये कोई विधायी कृत्य है,
ये संविधान की सीमाओं और मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं, इसे जांचना और विश्लेषित करना, ये जुडिशियल रिव्यू का आधार होता है। जबकि निर्णय का पुनर्विलोकन डिफरेंट आधारों पर होता है। आपको कहा कि निर्णय का जो पुनर्विलोकन है वो कब होगा, जबकि कोई ऐसी गलती है जो अभिलेख को देखने मात्र से स्पष्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से इसका कोई मतलब नहीं, इसका संवैधानिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे कहा कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा, कोई महत्वपूर्ण इशू डिस्कस होने से रह गया, जो यदि डिस्कस होता तो हो सकता है मामले में निर्णय कुछ और होता। और तीसरा, एनी अदर सफिशिएंट रीजन, कोई और समुचित कारण है जिसकी वजह से रिव्यू किया जाना चाहिए, तो रिव्यू हो जाएगा। इनका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो दोनों के आधार अलग हैं। जुडिशियल रिव्यू अलग बात है और अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन ये बिल्कुल अलग बात है। दोनों के आधार अलग और दोनों की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को जिन अनुच्छेदों से प्राप्त होती हैं वे अलग। अनुच्छेद 137 उन्हें निर्णय को पुनर्विलोकित करने की शक्ति देता है, जबकि जुडिशियल रिव्यू, आपसे हमने कई बार कहा, यह हर उस जगह या उस अनुच्छेद के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है जहां भी यह कह दिया गया कि अमुक काम इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जहां भी ऐसा लिखा है वहां उन्हें जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखेगा कौन कि जो भी काम संविधान के प्रावधानों के अनुसार करने की अपेक्षा की गई है वो इनफैक्ट संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। अगर यह लिखा है कि भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार होगा, तो अगर इस अधिकार का वायलेशन किसी ने किया तो देयर शुड बी सम मशीनरी और सुप्रीम कोर्ट उस मशीनरी का भाग होना ही चाहिए। तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग होकर आपका विधायी और कार्यपालिकी कृत्य है या नहीं, ये चेक किया जा रहा है, इसलिए वो बात अलग है। और उसकी ताकत तो हिंदुस्तान के संविधान के जो अनेक अनुच्छेद हैं उनसे उन्हें प्राप्त हो रही, जिसमें जब राष्ट्रपति की शक्तियां आपको बता रहे थे तो 53 भी शामिल है, जहां यह कहा कि राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू ये बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ये ठीक है कि अनुच्छेद 137 से भी उन्हें जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिल रही। अगर संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन उस निर्णय से हो गया जिस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं डिलीवर किया है, तो फिर जुडिशियल रिव्यू की ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, अनुच्छेद 137 के माध्यम से किया जाए, ये सही है। यानी अगर आवश्यकता है तो अनुच्छेद 137 का भी उपयोग जुडिशियल रिव्यू के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत का उपयोग न किया जाए, सिर्फ निर्णय को पुनर्विलोकित किया जाए, यह भी संभव है। जो आपको कहा हमने, विवाद शुरू करेंगे, आर्टिकल देखेंगे, भी रीड आउट करेंगे उसको, कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत कब है, जब कोई महत्वपूर्ण इशू डिस्कस करने से छूटा है या कोई ऐसी गलती है जो अभिलेख को देखने मात्र से स्पष्ट हो रही है, या एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड, कोई अन्य पर्याप्त आधार। तो अगर संविधान के प्रावधानों का वायलेशन हो रहा है तो यह अन्य पर्याप्त आधार इस शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू ये बिल्कुल अलग बात है।
और निर्णय को पुनर्विलोकित करना बिल्कुल अलग बात है। निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति सामान्य तौर पर कहां है? सिविल कोर्ट को प्राप्त है, सीपीसी में। क्रिमिनल में अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की कोई शक्ति क्रिमिनल कोर्ट को नहीं है, बल्कि उलट है। सीपीसी प्रोवाइड करती है कि सिविल न्यायालय अपने निर्णय को पुनर्विलोकित कर सकेगा। उसके लिए पूरा नियमों की एक व्यवस्था यह की गई है। मेरा ख्याल है आदेश 47 है, जो निर्णयों के पुनर्विलोकन के संबंध में संपूर्ण व्यवस्था बनाता है। दूसरी ओर सीआरपीसी की धारा 362, पुरानी सीआरपीसी की कोट कर रहा हूं, वो निर्णय के पुनर्विलोकन को मना करती है। वो कहती है किसी भी दंड न्यायालय का निर्णय, इसको दंड न्यायालय पुनर्विलोकित नहीं कर सकेगा सिवाय लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के। लिपिकीय त्रुटियां ठीक करना अलग बात है, पुनर्विलोकन अलग बात है। जिसे हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेरेडेसिस का सिद्धांत, ठीक है, पूर्व निर्णय इसको मानने का सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि पूर्व निर्णय कब माना जाएगा, यह पूर्व निर्णय में से क्या माना जाता है। जैसे आप वहां लिए केस ला का गट्ठर खड़े हैं, तब यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी कहा, इससे कोई मतलब नहीं होता। पूर्व निर्णय का मतलब यह हुआ कि वो इशू जिसे पक्षकारों के बीच डिसाइड किए बिना मामले का निस्तारण हो ही नहीं सकता था, केवल वही पूर्व निर्णय या वो जो विधिक सिद्धांत है, केवल वही पूर्व निर्णय के रूप में लागू होता है। पूरा निर्णय पूर्व निर्णय के तौर पर लागू नहीं होता। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम 145 बताना शुरू करेंगे अनुच्छेद, तब। यानी पूर्व निर्णय के रूप में क्या लागू होता है और क्या लागू नहीं होता, इस पर भी पूरी बात है और पूरी एक चर्चा है और सिद्धांत है। तो अनुच्छेद 137 निर्णय के पुनर्विलोकन की ताकत दे रहा है, लेकिन यह ताकत सिविल कोर्ट को है सामान्य तौर पर, यह ताकत क्रिमिनल कोर्ट को नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत दी, तो ऐसा कोई विभाजन नहीं है। यह ताकत दोनों मामलों में इस्तेमाल हो सकती है। अब हम लोग अनुच्छेद 137 के शब्द पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। इस शक्ति पर सिविल, क्रिमिनल इस ढंग के कोई प्रतिबंध नहीं है। एक ही प्रतिबंध यह लगा है कि संसद अगर विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय को रिव्यू करने की शक्ति के संबंध में कोई प्रावधान करेगी, तो निर्णय का रिव्यू उन्हीं विधियों के अंतर्गत रहते हुए किया जाएगा। इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है। और इन शब्दों से आपकी गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय बड़ा और लेजिस्लेचर छोटी हो, सरकार छोटी हो, फलाना बड़ा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आवश्यकता, यही एकमात्र आधार है। रिव्यू की ताकत देने का आधार भी यही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कितना भी बड़ा आदमी कोई काम करे, गलती तो हो ही जाएगी, और हुई। रिव्यू की ताकत का इस्तेमाल हुआ किसमें? आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, इस मुकदमे में। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कांग्रेस के ही बेचारे, उन्हीं लोगों ने अपना सबसे ज्यादा योगदान किया है कानून के विकास में, क्योंकि वो भी तो
कानून के विकास में योगदान ही कर रहा है जो कानून के सिद्धांतों की व्याख्या का अवसर ये पैदा कर रहा है। और कानून की व्याख्या का अवसर तो तभी पैदा होगा जब तुम कानून तोड़ोगे। तो उन विचारों ने बार बार तोड़ा है, तो इसलिए बार बार कानून की व्याख्या का अवसर ये आया है। तो अब्दुल रहमान अंतुले पर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप थे और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था उसके मुताबिक उन आरोपों का विचारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के द्वारा ही हो सकता था। उसके अलावा किसी को अधिकारिता प्राप्त नहीं थी उन आरोपों का विचारण करने की। उसके बाद आरएस नायक जो उस मामले में परिवादी थे, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वो विचारणा अब्दुल रहमान अंतुले का ये उस पर्टिकुलर न्यायालय द्वारा जो विशेष न्यायालय गठित था उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण अधिकारिता में किया जाएगा। उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण करेगा। जिस डेट में यह आदेश हुआ उसके बाद 4 वर्षों के उपरांत उच्चतम न्यायालय में दोबारा रिव्यू पिटीशन लगी अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की, और यह कहा गया कि इससे पिटिशनर के लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट ये तीनों वायलेट हो रहे हैं। क्योंकि अनुच्छेद 14 और 21 के मुताबिक विधि की सम्यक प्रक्रिया और अपने ही समान स्थिति में जी रहे अन्य लोगों के समान जीने का हक हिंदुस्तान का संविधान प्रत्येक नागरिक को दे रहा, और वो पिटिशनर को भी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जितने आरोपी हैं सबका विचारण संबंधित विशेष न्यायालय ही कर रहा है। इनका उच्च न्यायालय, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई विचारण करे किसके बारे में यह थोड़ी माना जा सकता है कि वो अन्यायपूर्ण विचारण करेगा और सब स्पेशल कोर्ट ही वही ठीक विचारण करेगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो कोई विचारण कर ले, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये बात रखी गई कि अगर उच्च न्यायालय विचारणा करेगा तो अपील कहां जाएगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अपील हाईकोर्ट थी। अब जब हाईकोर्ट विचारण करेगा तो एसएलपी एक्सेप्ट हुई नहीं हुई क्या कर लेंगे भाई। एसएलपी तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर है, राइट ऑफ अपील तो हाईकोर्ट में है और डिसीजन स्वयं हाईकोर्ट का है, क्योंकि जो डिसीजन आएगा वो तो हाईकोर्ट का ही होगा जो विचारणा वो कर रहे हैं, और अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित कर नहीं पाएंगे। ये अपील के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत होगा कि भाई हम ही ने डिसाइड किया और हम ही अपील सुन लें, तो मतलब ही क्या रहा। तो अपील कहां मिलेगी, ये तो होगा नहीं। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा किया जाने वाला विचारणा जो पिटिशनर है उसके विधिक और फंडामेंटल दोनों राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। और एक तीसरी बात भी है, तो तीसरी बात यह कि क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन, ये देने का काम कानून करता है, कोर्ट नहीं करता। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले को विचारित करने का क्षेत्राधिकार किसे होगा, यह संसद का अधिनियम तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं। और आपने अपने आदेश से क्षेत्राधिकार उस न्यायालय में उत्पन्न कर दिया जिस न्यायालय वो है ही नहीं, और यह क्षेत्राधिकार उत्पन्न करने के लिए आप कानून के द्वारा अधिकृत नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हम 142 की शक्ति का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो शक्ति भी किस लिए है, वो पूरक शक्ति है, मनमर्जी के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यही बेसिक फर्क है। हमने बार बार कहा कि हिंदुस्तान इतने अच्छे विचारों का केंद्र होते हुए जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये बात आई हो, ठीक है, जहां सबे भूमि गोपाल की ऐसे सिद्धांत विकसित हुए हों,
वहां हमसे ज्यादा नीच, हमसे ज्यादा पाखंडी, हमसे ज्यादा झूठा, हमसे ज्यादा मक्कार कोई ढूंढे से नहीं मिलता। तो उसका कारण यही है कि वो विचार मानवता की जिस ऊंचाई पर पहुंचकर कहे गए हैं, मानवता की उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए बिना आपके द्वारा उन विचारों का अपने हित में उपयोग ये किया गया है। इसलिए हम हिपोक्रेट हो गए, इसलिए हम झूठे हो गए, हम पाखंडी हो गए। पूरी दुनिया में हम ही हैं जो सबसे नीच है, और हमारी ही संस्कृति है, हमारे ही जीवन मूल्य है जो सबसे बेहतर है। ठीक है, कारण यही है जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, उसके ज्ञान जान लेने की संभावनाएं हैं, लेकिन जिसने गलत जान लिया उसका फिर भगवान ही मालिक है। हमने अच्छे सिद्धांतों को गलत ढंग से पकड़ लिया है, इसलिए हमारा भगवान ही मालिक है। वो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। आत्मा की अजरता और अमरता का सिद्धांत तो हमारे यहां है, और हम 1000 साल गुलाम रहे। जिस कौम को यह पता हो कि आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई 1 मिनट के लिए गुलाम नहीं बना सकता। 1 मिनट, 1000 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो हमसे ज्यादा नीच कोई है ही नहीं दुनिया में। क्यों? हम पाखंडी हैं, हम झूठे हैं, मक्कार हैं, हम चीजों का दुरुपयोग करते हैं। कोई सुविधा दी जाए, कोई बात कही जाए, उसका दुरुपयोग तुरंत। वो क्यों दी गई, काहे दी गई, किस लिए दी गई, किन परिस्थितियों में उसका उपयोग होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के साथ अगर ये होने लगेगा तो फिर वो उच्चतम नहीं रहेंगे। उच्चतम तो छोड़ो, वो न्यायालय ही नहीं रहेंगे। इसलिए आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले में ये नहीं कहा जा सकता कि साहब हमें तो 142 की शक्ति, हम न्याय करने के लिए जो कुछ करना चाहते हो, न्याय करने के लिए जो कुछ करना चाहो वो करोगे। आर्डर, ये जो क्षेत्राधिकार आप उत्पन्न कर रहे हो उच्च न्यायालय में, ये तो अन्याय उत्पन्न कर रहा है। न्याय कर ही कह रहा है, तो न्याय के रास्ते में बाधक है। तो आपको शक्ति इसलिए तो नहीं दी गई कि आप डिक्टेटर हो जाओ, ठीक है, तानाशाह हो जाने के लिए तो शक्ति नहीं है। वो शक्ति जिसलिए है उसी लिए उसका उपयोग होना चाहिए, इसलिए नहीं। जैसे ये कहते हैं ना कि एक मत होइए, ठीक है, एक मत होने का एक तरीका यह भी कि कोई नहीं बोलेगा, ये भी एक मत होने का तरीका है, हम ही बोलेंगे। लेकिन ये एक मत होने का तरीका नहीं है। एक मत होने का मतलब है सब अपना मत व्यक्त करें, उनमें से जो एप्रोप्रिएट हो उसको चुन लिया जाए, उस पर एक मत होइए, जो सबसे ठीक है उसे माना जाए। तो हर काम के 2 तरीके हैं। एक, ठीक है, दी गई सिचुएशन का अपने लिए उपयोग, और एक दी गई सिचुएशन का समाज के लिए उपयोग। तो बेहतर वो माना जाता है जब दी गई सिचुएशन का आप अपने लिए उपयोग नहीं करते, हां, समाज के सदस्य के तौर पर आपको भी उसका लाभ तो होना ही है, आप तो उससे लाभान्वित होंगे ही, और आपके साथ अगर समाज का भला हो सकता है, दैट्स वेरी गुड। तो अनुच्छेद 142 अगर सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है तो न्याय करने के लिए दे रहा, तो न्याय करने के लिए जरूरी हो तो करिए। आपकी गरिमा, आपकी डिक्टेटरशिप, आपको निरंकुशता ये देने के लिए थोड़ी दे रहा है, तो उनसे ये अपेक्षा भी नहीं है। तो उन्होंने इसको रिव्यू किया और माना कि हाँ ये ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना हम ऐसा कर सकते हैं, और निर्णय को रिव्यू कर लिया, और रिव्यू करके उन्होंने आदेश को करेक्ट कर दिया, क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक डिसाइड था, बाकी कोई बात ही नहीं थी, केवल ये एक बात थी जिसके कारण से तो वह अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित कर सकते हैं। लेकिन यह निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं होगा कि हमारा मामला भी वैसा ही था जैसा अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, हमारे मामले में भिन्न निर्णय दिया, इस मामले में भिन्न दिया, ये नहीं।
क्योंकि पुनर्विलोकन इसकी जो शक्ति दी जाती है वो फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन इसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं दी जाती, न्याय करने के लिए दी जाती है। कुछ ऐसा है जो अभिलेख पर मौजूद है और गलत दिखाई देता है, कुछ महत्वपूर्ण छूट गया, किसी महत्वपूर्ण की नई खोज हो गई, या कोई और सफिशिएंट रीजन है। ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो जिस समय एक मामला डिसाइड हुआ उस समय ध्यान में नहीं आई, अगले मामले में ध्यान में आई, ठीक है ना। लेकिन जिस समय मामला वो डिसाइड हुआ उस समय से लेकर अब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका है। यह निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता। निर्णय के पुनर्विलोकन के आधार यही है कि कोई गलती हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कंसीडर होने से छूट गया, बाद में कोर्ट का कोई और निर्णय आया है जो आपके मामले के समान तथ्यों पर दिया गया है, आपके मामले में कुछ और डिसाइड हुआ, उनके मामले में कुछ और डिसाइड हुआ, यह निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। प्रत्येक मामला अपने ही तथ्यों में डिसाइड होगा। आपके समान तथ्य थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मामला डिसाइड हो चुका है, वहां अपील का अधिकार नहीं था, और अगर मांगना था तो उसी में पुनर्विलोकन मांगते, हो सकता उसमें पुनर्विलोकन हो जाता। आपने मांगा नहीं, बात खत्म हो गई। अच्छा, पुनर्विलोकन के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई और निरस्त, तो दोबारा इस निरस्तीकरण के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई एप्लीकेशन मान्य नहीं है। संसद ने अभी पुनर्विलोकन के लिए कोई कानून अलग से नहीं बनाया। सीपीसी तो है, तो सिविल कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट जब सिविल कोर्ट की तरह काम कर रहा होगा तब सीपीसी की अधिकारिता का प्रयोग करेगा। लेकिन अभी ऐसे स्पेसिफिकली कोई कानून उन्होंने नहीं बनाया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने के संबंध में लागू होता हो। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने नियम बनाए हैं अनुच्छेद 145 की शक्ति के आधार पर, और उनके द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग दोनों मामलों में, चाहे वो क्रिमिनल हो और चाहे सिविल हो, उसमें किया जाता है। पुनर्विलोकन के लिए जो आपको एप्लीकेशन देनी है वो कब देनी है? 30 दिन के भीतर, जिस दिन निर्णय हुआ उससे 30 दिन के भीतर। और पुनर्विलोकन की शक्ति का ही विस्तार अब क्यूरेटिव पिटीशन के तौर पर किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक नई चीज वो लाए हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। और ये किसमें आया? अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा, इसमें ये मामला लाया गया, ये नई बात लाई गई है। और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर सारे कानूनी प्रावधान इनको इस्तेमाल कर लिया गया लेकिन फिर भी अन्याय हो रहा है तो न्याय का रास्ता बंद नहीं हो सकता। हम में अंतर्निहित शक्ति है। अंतर्निहित शक्ति, अंतर्निहित शक्ति का मतलब होता है तुम जिस प्रयोजन के लिए दुनिया में आए उस काम को करने के लिए तुम्हें हर प्रकार की शक्ति रहेगी। उस काम को किया जाना चाहिए जिस काम के लिए तुम दुनिया में आए। तो अंतर्निहित शक्ति, न्यायालय बना काहे के लिए? न्याय करने के लिए। ठीक है, प्रक्रिया जितने उपाय उपलब्ध कराती थी न्याय के समक्ष मामला ले जाने के लिए, वे सारे एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन न्याय नहीं हुआ। तो जब एक इंस्टीट्यूशन का जन्म ही न्याय के लिए हुआ तो न्याय के लिए उसे कुछ भी कर देने की इजाजत होनी ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्ति मानते हुए यह कहा है कि सब कुछ हो गया हो, अनुच्छेद 32 नहीं है, 132 नहीं है, ठीक है, 133 नहीं है, 134 नहीं है, कुछ नहीं है, आप आ ही नहीं सकते हमारे सामने, लेकिन फिर भी आप हमें एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि अपने ही उसे क्यूरेटिव पिटीशन बोला जाएगा। रिव्यू भी खारिज हो गया, सब खारिज हो गया। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन हमें दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन अगर आप हमें देते हैं तो जिन जजों ने आपके मामले को डिसाइड किया था, कुछ प्रक्रियात्मक
सीमाएं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं क्यूरेटिव पिटीशन पर। और पहली प्रक्रियात्मक सीमा क्या है कि आपने इस क्यूरेटिव पिटीशन में जो ग्राउंड्स लिए हैं, जिनके आधार पर आप निर्णय को गलत कहते हो, वो ग्राउंड आपने जो रिव्यू लगाया था उसमें भी होने चाहिए। पहली, ठीक है, उसमें भी वो होने चाहिए। दूसरा, एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा, जो सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर उच्चतम न्यायालय में डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं। डेजिग्नेटेड सीनियर का मतलब उन्हें सीनियर एडवोकेट का तमगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, और वे वरिष्ठ अधिवक्ता वे ही कहे जाते हैं। तो एक सीनियर एडवोकेट का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हां, इसमें क्यूरेटिव पिटीशन लायक ग्राउंड्स हैं। और जब इतना होगा तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि वो उन जजों के बीच जिन्होंने मामले को डिसाइड किया था, और यही रिव्यू में होता है, रिव्यू एप्लीकेशन जब आप देंगे तो सीधे नहीं सुनी जाएगी। जिन जजों ने डिसाइड किया उन्हें चैम्बर में सर्कुलेट कर दी जाएगी, और वो ये देखेंगे कि दोबारा सुने जाने, यानी रिव्यू होने लायक है या नहीं। अगर पाएंगे रिव्यू होने लायक है तब सूचीबद्ध होगी, तब लिस्टेड होगी। ठीक है, यही रिव्यू में होगा और यही क्यूरेटिव पिटीशन में होगा। तो इन क्यूरेटिव पिटीशन में सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट और होना चाहिए। ठीक है, रिव्यू में लोगों ने ये भी करना शुरू किया था। इसको करो सही। रिव्यू पिटीशन में लोगों ने यह भी करना शुरू किया था कि लोग आर्गुमेंट्स लिख करके और रिव्यू पिटीशन के साथ लगाने लगे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगाए, मतलब फिर कास्ट लगाई खूब ढंग से, और ये कहा कि ये तरीका ठीक नहीं, आप हमें सिर्फ रिव्यू पिटीशन देंगे, यही क्यूरेटिव के साथ रहेगा। आप रिव्यू पिटीशन देंगे, जजेस चैम्बर में देखेंगे, सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट और साथ में आएगा। लेकिन क्यूरेटिव के बारे में उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने ये पाया कि ग्राउंड नहीं है और फिर भी आपने क्यूरेटिव दी है, तो हम आवश्यक तौर पर आप पर कास्ट लगाएंगे और हैवी कास्ट लगाएंगे। और ये जरूरी भी है ताकि क्यूरेटिव पिटीशंस की बाढ़ ना आए, जिन मामलों में जरूरत है उन्हीं में आए। तो आपका अनुच्छेद 137 इसका उपयोग निर्णय को पुनर्विलोकित करने के लिए है, और इसी का विस्तार क्यूरेटिव पिटीशन के तौर पर हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर.एस. नाइक की नहीं, कॉमन कॉज सोसाइटी और ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें निर्णय को पुनर्विलोकित किया और अपनी गलती मानते हुए निर्णय को ठीक किया। तो ये निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट की समझ शक्तियां लगभग पूरी हो गई, थोड़ा बहुत बचा है, ट्रांसफर करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, आदि आदि। कल बात कर लेंगे, और फिर पूर्ण निर्णय वगैरह बताकर परसों तक हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट समराइज हो जाएगा।